ओम शांति। कैसा लग रहा है सबको? सबको बहुत एक पॉजिटिविटी फील हो रही होगी यहाँ पे, है ना? सब अलग अलग चीज़ की तारीफ़ करते हैं। कोई कहता है यहाँ पे लेक्चर्स अच्छे होते हैं, कोई कहता है भोजन अच्छा है, कोई कहता है प्रकृति अच्छी है। लेकिन मुझे लगता है सबसे अच्छा जो यहाँ का है वो है हमारी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है यहाँ पे, है ना? एग्री करते होंगे आई गेस सारे, है ना? तो बहुत अच्छा है। तो अभी हमारे बीच हमारे ऑनरेबल स्पीकर डॉक्टर गिरीश पटेल भाई जी आए हैं और साथ ही हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर अरविंद आहूजा जी एंड डॉक्टर मोहन एम राजापुरा जी। ठीक है, मैं चाहूँगा कि हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें आकर हमारे ऑनरेबल गेस्ट का सबका बैज और फूलों के द्वारा स्वागत करें। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि वैसे तो भ्राता जी के बारे में सबने सुना ही है, डॉक्टर गिरीश पटेल जी, लेकिन मैं अभी भ्राता जी से बात कर रहा था पीछे, तो भ्राता जी हमारे संस्था के सबसे इनिशियल उन मेंबर्स में से हैं जिन्होंने संस्था को टीवी पे रिप्रेजेंट करना शुरू किया, राइट। और आज तो हम देखते हैं कि हमारे खुद हमारी संस्था के ही 2 चैनल हैं और हर जगह प्रोग्राम्स होते ही रहते हैं, है ना। तो ऐसे हमारे महान भ्राता जी हैं। सभी करतल ध्वनि द्वारा सबका वेलकम करेंगे। भ्राता जी कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, भ्राता जी कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। साथ ही हमारे जो ऑनरेबल चेयरपर्सन हैं डॉक्टर अरविंद आहूजा जी, वो प्रोफेसर पैथोलॉजी एट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली, एंड डॉक्टर मोहन एम जी, डायरेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ एंड रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, मुजीलाल भाई जी, यूरोलॉजी हॉस्पिटल, राइट। तो नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर एवरीथिंग टू भ्राता जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। भ्राता जी, गुड मॉर्निंग। नाश्ता नहीं किया? मतलब ओम शांति। अच्छा, अभी लगता है कि नाश्ता किया। कल शाम को जो 4:30 से 5:30 का एक सेशन था, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ माइंड बॉडी मेडिसिन, कौन कौन नहीं थे? दोज आर नॉट प्रेजेंट। ओके यार, मैं भी थोड़ा आपको मिस लगेगा बिकॉज इसका कंटिन्यूएशन है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ इफ आई कैन, क्योंकि सारा रिपीट नहीं कर सकते ना। कल मैंने कई बातें बताई थी कि हाउ माइंड बॉडी मेडिसिन स्टार्टेड एंड हाउ इट प्रोग्रेस्ड एंड ऑल। फिजिक्स के साथ उसका क्या रिलेशन है, कि पहले क्लासिकल फिजिक्स था एक्सेट्रा। ओके, हाँ, कल क्या सिद्ध किया था? हाँ, कल शाम को क्या सिद्ध किया था? कुछ प्रूव किया था हमने कि देखते नहीं है? हाँ, सुना ही नहीं, नहीं देखते नहीं है। अभी मैं आप भी देखना तो शुरू कर दिया एक दिन में। अभी मैं ये सिद्ध करता हूं कि सुनते नहीं है। हाँ, कि मान गए? हाँ, सिद्ध करूं? हाँ, क्या? कि सुनते नहीं है। अच्छा, तो ध्यान से सुनो। हाँ, ऐसे करो उंगली को। हाँ, बस, हाँ, देखते रहो, देखते रहो उंगली को, उंगली को देखते रहो, उंगली को दाढ़ी पे लगाओ। क्या कर रहे? बहुत लोग नाक पे लगा रहे। क्यों? मैंने लगाया है ना, तो क्यों? क्योंकि देखा देखा सीखे, लेकिन सुना नहीं। क्या बोला था फिर? तो पक्का है ना कि हम सुनते नहीं हैं, है ना। तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। भी सुनना ही नहीं है। कल वाला भी थोड़ा डिफिकल्ट था, आज तो भी पीएचडी की पढ़ाई है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। इवन आइंस्टाइन हैड प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस। जो क्वांटम फिजिक्स है, आइंस्टाइन ने बहुत अपोज किया शुरू में। सो इट्स रियली लिटिल डिफिकल्ट। परंतु आज तो ये जो क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल है, हम सवेरे उठते यूज करना शुरू करते हैं। रात को सोते तक भी आप उसको यूज कर रहे हो।
ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, थियरी नहीं है। थियरी को कोई अपोज कर सकता है, परंतु उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको कोई अपोज नहीं कर सकता है। यही बात क्वांटम हीलिंग के साथ भी सत्य है। शायद आपको लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, परंतु सचमुच उसको हम करें प्रॉपरली तो यह चीज पॉसिबल है। फिर थोड़ा सा रिकैप करता हूं कि फिजिक्स का डेवलपमेंट अगर हम देखें तो न्यूटन ने जब देखा, सुना है ना सबने, कि एप्पल नीचे क्यों गिरा है ना, फिर वो सोचने लगा तो उसने सारे लॉज बना दिए कि जो आज भी सत्य है। हम मैक्रो लेवल पर, बड़े लेवल पर देखें तो न्यूटन के प्रिंसिपल सत्य है, परंतु एटम कैसे काम करता है उसको हम देखें तो न्यूटन के सारे लॉज फेल है। और उसके बाद यह क्वांटम फिजिक्स आया। अभी कैसे है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, उसके द्वारा यह बात सिद्ध हुई। जैसे हम सब जानते हैं एटम में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग अराउंड। ओके, हाँ, दिस इज दैट एक्सपेरिमेंट कि जो अब तो अगर आप YouTube में देखेंगे ना आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, जिसको बोला गया है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन गन से, किसमें अगर हम 2 स्लिट बना दे, ऐसे 2 स्लिट्स बना दे और उसे हम लाइट या तो जो एटम्स है उसको बम्बार्ड करें, तो अगर वह पार्टिकल है तो एक स्पेसिफिक पैटर्न आनी चाहिए कि सारे पार्टिकल्स वहां पर इकट्ठे हो। परंतु अगर यह वेव है तो फिर यह इंटरफियरेंस पैटर्न आती है, और यह देखा गया कि वह इंटरफियरेंस पैटर्न ही आती है जो है वो पार्टिकल का फॉर्म नहीं होता है। तो उनको आश्चर्य हुआ कि कैसे संभव है कि इंटरफेरेंस पैटर्न आ रही है, उसका मतलब कि यह वेव है। और फिर अगर कोई एक आर्टिफिशियल आई लगा के उसको देखने लगो तो वो पार्टिकल बन जाते हैं। बस यही जो सारी बात थी उसमें सालों साल डिबेट चली, और अल्टीमेटली जब उसकी एप्लीकेशंस आ गई तो फिर तो सबको एक्सेप्ट करना पड़ा कि an atom is wave as well as a particle. Basically it's a wave. ना, हमारे शरीर में जो भी, सपोज वी हैव 50 ट्रिलियन सेल्स, और वो एक एक सेल में भी मे बी हाउ मेनी एटम्स आर देयर, एंड ऑल ऑफ देम आर इन अ वेव फॉर्म, है ना, वो पार्टिकल फॉर्म में नहीं है। अच्छा, अब आगे ये बात आई सामने जिसको कहा गया, अभी एक दूसरा शब्द है, जैसे क्वांटम हीलिंग कहा ना, इसीलिए शब्द का यूज किया, जिसको कहा है क्वांटम जंप। इसको अगर आम भाषा में समझाना हो तो अगर आपको माउंट आबू से दिल्ली जाना है तो कोई न कोई रास्ता करना पड़ेगा। आप ट्रेन से जाओ, बाय रोड जाओ, हेलीकॉप्टर है तो जाओ, लेकिन वो रास्ता आपको क्रॉस करना पड़ेगा, अन्यथा आप दिल्ली या बॉम्बे या कोलकाता नहीं पहुंच सकते। परंतु फिजिसिस्ट ने देखा कि एटम जो ये घूमता है, जैसे हमने देखा है ना, वो जो उसके सर्कल्स है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाते हैं। मतलब कि वो माउंट आबू में भी है, दिल्ली में भी है, शायद आपको समझ में नहीं आएगा, बट इट्स अ रियलिटी, जिसको कहा गया सुपर इम्पोजिशन, कि एट अ टाइम एटम्स आर एवरीवेयर। जब आप उसको देखते हो और वो जहां है वो आपको दिखता है। आई विल शो यू एप्लीकेशन इन अवर मेडिकल फील्ड। इसको कहा प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन।
कि वो समझ में नहीं आया तो चिंता नहीं करो, वी आर यूजिंग इट। हाँ, दिस इज ऑल्सो सुपरपोजिशन, दैट एटम्स आर एवरीवेयर। हाँ, नाउ दिस इज अ नेम। पोल डिरैक अराउंड 1928 वो एक इक्वेशन पर काम कर रहे थे। वो कहते हैं कि ही वाज सो इंट्रोवर्ट, घंटों घंटों वो थियोरेटिकल फिजिक्स में काम करते थे, और एक इक्वेशन में उनको वही इक्वेशन दो प्रकार से सॉल्व हुआ, और जब उन्होंने दोनों प्रकार अपनाए तो सही उत्तर मिला। भले किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, जब उन्होंने ये बात की लोगों ने कहा बुद्धू है, परंतु उससे वो एक कंक्लूजन पर आए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका अपोजिट भी होना चाहिए, जिसको उन्होंने कहा प्रोजेस्ट्रॉन। वो दिखा नहीं था तब, वो अपोजिट भी होना चाहिए हर एक का, जैसे मिरर इमेज, हमारी मिरर इमेज होती है ना। एंड विद इन 4 years दे रियली फाउंड प्रोजेस्ट्रॉन। और आज रेडियोलॉजिस्ट जानते हैं, इन पैट स्कैन डे इन एंड डे आउट यू आर यूजिंग प्रोजेस्ट्रॉन्स। कि जिस व्यक्ति ने सोचा हो तो कहा था ये पागल हो गया है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि क्वांटम हीलिंग इज अ रियलिटी। जैसे क्वांटम थियरीज जो है, इवन आइंस्टाइन ने तो वो झूठ है वो प्रूव करने के लिए भी बहुत कोशिश की, परंतु उसमें वो सफल नहीं हुए। देयर इज अनदर फिनोमेना। हाँ, ये सब लगेगा कि कोई मैजिकल फेरी टेल जैसा है कि आपको मैं कहूं कि आप ये दीवार से आर पार निकल जाओ, तो हो सकता है ना, जादूगरी करते, लेकिन वो तो ट्रिक है, वो रियलिटी नहीं है। परंतु क्वांटम फिजिक्स में एक प्रिंसिपल है जिसको कहा है क्वांटम टनलिंग, कि एटम कहीं से भी जाता है, डजंट नीड एनी स्पेस। आप बोलेंगे प्रूव करके बताओ, तो अभी यह भी सत्य है। हाँ, हम इन चीजों का यूज कर रहे हैं, परंतु हमको पता नहीं। सूर्य की किरणें यहां आती है ना, कहते हैं सूर्य में 10% कॉन्टिन्यूअसली हाइड्रोजन फ्यूजन होता है, इन इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू हीलियम। तो दैट इज बिकॉज ऑफ क्वांटम टनलिंग। तो ये सब बातें भले समझ में न आए, बट दे आर रियली फैक्ट्स। और एक चीज है जिस पर भी मैं आता हूं, क्वांटम हीलिंग में आई विल एक्सप्लेन यू। दिस इज अनदर टर्म कॉल्ड क्वांटम इंटेंगलमेंट। भी एक एटम पृथ्वी पर है और दूसरा एटम चंद्रमा पर है, वो दोनों को एंटेंगल किया गया, और फिर अगर आपको ये मालूम पड़े कि पृथ्वी वाला एटम है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो डेफिनेटली चंद्रमा वाला एटम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसको देख, इट वुड हैपन 1000% करेक्ट, कि जिसको कहा क्वांटम इंटेंगलमेंट। ये सारे प्रिंसिपल है, मैं थियरी पे भी आता हूं। इस और आइंस्टाइन को तो आप सबने देखा है फोटो। ही इज रिचर्ड हेमैन, हु इज ऑल्सो नोबेल लॉरेट। एक बार ये सारा जैसे भी मैं समझा रहा हूं ना, वो समझा रहे थे, और उनमें एज का बहुत बड़ा फर्क था। जैसे ना हम छोटे हैं और हमारे क्लास में हमारे प्रोफेसर आके बैठ जाए, तो ऐसे ही एक बार रिचर्ड हेमैन कुछ थियोरेटिकल फिजिक्स को अपने स्टूडेंट को समझा रहे थे, या तो कोई कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आइंस्टाइन आ गए और उनका हे मैं आ गया हूं, परंतु चाय कहां है। इट्स अ ट्रू स्टोरी। तो उन्होंने भी इनसे बहुत कुछ समझने की कोशिश की। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूं,
इन्होंने एक बहुत ही पावरफुल चीज की, ये सब की एप्लीकेशन है जो मैं भी बताया ना आपको, भले आया समझ में या न आया, इट इज 1000% साइंस। मैं आपको उसकी एप्लीकेशन बताना चाहता हूँ। इन्होंने एक बहुत ही वॉज तो क्या बोलेंगे कि ऐसे स्टेटमेंट देते थे। एक बार बच्चों को लेकर के जू में गए, तो बच्चों ने पूछा कौन सा पंछी है, का नाम को मारो गोली, इसको एंजॉय करो। पंछी का क्या नाम है वो जानने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ एंजॉय करने के लिए आए, एंजॉय करो। ऐसे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा, किसी ने पूछा कि आपको नोबेल प्राइज मिला, आप क्वांटम फिजिक्स को कितना समझते हैं? तो उन्होंने कहा मैं क्वांटम फिजिक्स को नहीं समझता हूं, कोई भी नहीं समझता है। कोई बोले मैं समझता हूं तो झूठ बोल रहा है। फिर ये प्रश्न आया, इवन आई वॉज सर्चिंग बिकॉज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। तो मैंने सर्च किया कि अगर कोई समझता नहीं है तो क्या है फिर। तो और एक साइंटिस्ट ने ये कहा कि क्वांटम मैकेनिज्म को समझना मुश्किल नहीं है, परंतु उसको एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल है कि ऐसा भी होता है। नहीं, एक साथ विदाउट पासिंग फ्रॉम आबू रोड यू कैन रीच न्यू दिल्ली और बॉम्बे। उसको एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे ही अभी जो मैं आपको क्वांटम हीलिंग की बातें बताऊंगा कि कई चीजें इट रियली हैपन्स, परंतु हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हम कुछ भी उसको नाम दे देते हैं। अच्छा, तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, ये उनकी बात है जब उन्होंने कहा कि नो वन अंडरस्टैंड्स क्वांटम फिजिक्स। ओके, हाँ, नाउ अगेन अभी जो लोग कल थे मैंने डिटेल में बताया था, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं कि कॉन्शियसनेस, आत्मा, स्पिरिट, जो भी आप नाम दो, मैंने जो इस पर थोड़ा चिंतन किया, जैसे डिफरेंट थियरीज होती है ना, इट वर्क्स एट ऑलमोस्ट 5 लेवल्स। फर्स्ट इज अ कॉन्शियस फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, सेकेंड है सबकॉन्शियस। वो कैसे समझाए? सपोज मैं आपको ये कहूं कि आपके जीवन पर एक किताब लिखनी है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपके लाइफ पर एक किताब लिखनी है ना, 1 महीने तक आप सारे पॉइंट्स निकालो, ऐसा ही लोग करते हैं। दिलीप कुमार खुद कहते कि जब मुझे कहा कि भी आपके लाइफ पर एक किताब लिखनी है, तो मैंने 1-2 महीने तक बहुत सोचा और वो पॉइंट्स भी लिखे ताकि मुझे उनको सुनाना है, और कोई लिखने वाला है, somebody else is going to write। फिर आपको भी यह होगा, उनको भी हुआ, कहते 1 महीने तक बहुत कुछ याद आया, लेकिन उसके बाद और भी चीजें कभी कभी याद आ गई कि जो जब मैं 1 महीने तक पूरी कोशिश कर रहा था याद नहीं आ रही थी। तो दैट इज योर सबकॉन्शियस, कि जब आप रिलैक्स कर रहे हैं, कभी स्नान कर रहे हैं, है ना, हाईवे पे गाड़ी चला रहे, जब कोई नहीं है, यू आर रियली रिलैक्सिंग, तो ऐसे डिफरेंट स्टेट्स में वो सबकॉन्शियस की मेमोरीज कैन कम टू कॉन्शियस। इवन व्हेन यू आर वाचिंग सम टीवी प्रोग्राम्स, तो वैसा सिमिलर चेहरा आपको दिखाई दे और उससे घटित कुछ घटना हुई हो पास्ट में, तो वह सरफेस पे आ सकती है। तो दैट इज योर सबकॉन्शियस। और भी डीप में कुछ चीजें चली जाती है, विच इज योर अनकॉन्शियस, जो आपको कभी याद नहीं आती है। फिर कई लोग पूछते हैं कि भाई याद आना ही नहीं है तो क्या फायदा, परंतु इसलिए समझना है क्योंकि वही आपको कंट्रोल कर रहा है। जो भी आपकी एक्टिविटीज है सारे दिन की, मैं तो कहूँगा हार्डली 2-3% आपकी कॉन्शियस है, रेस्ट ऑफ इट इज गवर्न बाय योर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, है ना। सबकॉन्शियस या तो आपको पुल करता है या पुश करता है। फॉर एग्जाम्पल, कि कॉन्फ्रेंस के बाद आपने सोचा कि अभी मैं गुस्सा नहीं करूंगा,
5-6 दिन अच्छे बीत गए, फिर कुछ हुआ और ठक करके गुस्सा आ गया विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। फिर आपको भी, अरे मैंने तो ये डिसाइड किया था कि गुस्सा नहीं करना है, कहां से आया? सो दैट वाज योर अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। इसको ऐसे हम समझा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक प्लेन है बहुत बड़ा, है ना, उसमें कैप्टन है और दूसरे क्रू है। तो कंट्रोल किसके हाथ में है? किसके हाथ में? बोलो बोलो। हाँ, कैप्टन के हाथ में, क्रू के हाथ में नहीं है ना। अगर कैप्टन को कुछ हो जाए, पता है, एक उसने पूरा एक पहाड़ी में डाल दिया था बिकॉज ही वॉज डिप्रेस्ड एंड ही हैड डिसाइडेड दैट आई वांट टू किल माई सेल्फ। दूसरा सबको भी मार डाला। तो अभी यहां पर जो कैप्टन है ना, वो सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस कैप्टन नहीं है ना। कॉन्शियस तो सिर्फ एक वर्कर है, हाँ, जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमें काम करना है और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस पे करना है, वह है माइंड बॉडी मेडिसिन। नाउ क्वांटम हीलिंग इज वी एक्चुअली नीड टू वर्क ऑन सुप्रा कॉन्शियस, कि जो कॉन्शियसनेस का डीपेस्ट पार्ट है, वो डीप है, परंतु मैंने सुप्रा कॉन्शियस क्यों कहा? बिकॉज इट हैज सुप्रीम एनर्जी, इट इज सुपर इंटेलिजेंट, इट हैज अनलिमिटेड ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी। कल मैंने विवेकानंद का उदाहरण दिया था, ऐसे ही महात्मा गांधी की भी बात को अगर देखो तो गांधी जी एसएस तो एक फेल्ड एडवोकेट थे, एज एडवोकेट भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। वो तो अफ्रीका में उनको एक केस मिला कि भी वहां जाके वो केस लड़ना है, और वहां गए, और वो जो घटना हुई जो हम सब ने सुनी है कि फर्स्ट क्लास की टिकट थी, फिर भी उनको ट्रेन के बाहर फेंक दिया। और भी एक हुआ जो इतना फेमस नहीं है कि एक बार घोड़े गाड़ी में जा रहे थे, तो दूसरे सब वाइट थे, एक ही ब्लैक, तो उसको धक्का मार के फेंक दिया कि काला आदमी नीचे नीचे उतरो। तो ऐसी कुछ घटनाएं हुई, तब मैं समझता हूं एक स्टेट आई होगी जब वो पूरी तरह से अपनी सुध-बुध को खो दिए। स्टेट में गए व्हेन ही वेंट बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, और जब थोड़ी देर में अपनी नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आ रहे होंगे, तब उन्हें ये विचार चला होगा कि इस अन्याय के साथ मुझे लड़ना है, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद ऑटोमेटिक वो चीजें हुई। ये भी पूरा अपने आप में टॉपिक है कि हाउ सुप्रा कॉन्शियस इज सुपर इंटेलिजेंट। अभी कितना रोल था वी आर नॉट श्योर। आजादी में गांधी जी का रोल कितना था, देयर कैन बी डिबेट, लेकिन रोल था जरूर। अगर हिटलर के सामने यह अहिंसा का रास्ता अपनाया गया होता तो सबको गैस चैम्बर में डाल देता। आपको ना कंसंट्रेशन कैंप में अगर आपने सुना हो, वो लाइव वायर वहां होते थे, वो प्रिजनर्स को बोलता जाता था मरना है ना उसको पकड़ो मर जा। और किसको देखते थे वीक है तो गैस चैम्बर में डाल देते थे। तो वह हिटलर के सामने नहीं चलता, अंग्रेजों के सामने ही चला, क्योंकि अदरवाइज वो लॉ के अनुसार जाना चाहते थे। तो दैट वे इट इज सुपर इंटेलिजेंट। सुप्रा कॉन्शियस कैन कम्युनिकेट टू एनीबडी, राइट पर्सन एट राइट टाइम। सिर्फ हमें वो थॉट आना चाहिए, उसे हमें एक्टिव करना। मैं बताता हूं कैसे एक्टिव करेंगे। और एक फील्ड को समझना जरूर है जिसको मैंने कहा सुपर कॉन्शियस। इस शब्द का तो उपयोग हुआ है कई बार। मैंने सुपर कॉन्शियस क्यों कहा? क्योंकि सुप्रा कॉन्शियस जो है ना बहुत ही डीप है। वो सुपर इंटेलिजेंट है,
परंतु वो डीप है। और सुपर कॉन्शियस इसलिए कहा कि जब आप वो मेडिटेशन के प्रैक्टिसेस आदि करते हो, जो ऑरा आता है, यहाँ पर भी आप भाई बहनों को देखते हैं जो लगता है कि इनका ऑरा अच्छा है, तो देयर सुपर कॉन्शियस इज एक्टिव, बट सुप्रा कॉन्शियस मे नॉट बी एक्टिव। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझे? अब क्वांटम हीलिंग करना है, अर्थात क्या कि अभी आपको सपोज आपका डायबिटीज है 1000 और 1 सेकंड में क्योर हो गया, यू गो इनटू रिवर्सल, और एनी अदर डिजीज, ये कैसे होगा? जैसे कल मैं वो समझा रहा था आपको कि सबकॉन्शियस इज ऑल्सो पावरफुल, परंतु उसमें थॉट को डीप 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 डालना, इतना कि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ एवरी एटम ऑफ योर बॉडी। Every atom of your body should resonate with that particular thought, है ना? तो फिर भी वो काम होगा। और सुप्रा कॉन्शियस डज समथिंग डिफरेंट, वो हाईली इंटेलिजेंट है कि भी कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो क्योंकि सुप्रा कॉन्शियस वो डीपेस्ट पार्ट है, तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे रामायण की कहानी है ना कि कुंभकर्ण तो अंदर सोता था 6 महीने तक, मोस्टली इट्स अ स्टोरी, उसको जगाना था। तो क्या करना पड़ा, वहां गए अंदर और नगाड़े बजाए कि कुंभकर्ण जाग जाओ, राम के साथ लड़ना है। यहां पर हमें अपोजिट करना है। सुप्रा कॉन्शियस कैन डू लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग इन योर लाइफ। It can do quantum jump, it can do quantum tunneling, परंतु हमें वहां तक पहुंचना है। और कब आप पहुंचते हैं, जब आप टोटली अपनी सुध बुद्ध को खो देते हैं। कई किस्सों में ऑटोमेटिक भी हुआ, शायद गांधी जी ने कोई मेडिटेशन नहीं किया था, वो तो इवेंट हुए और ऐसा हुआ, है ना? भीमराव अंबेडकर जी के भी जीवन में कहते हैं कि वॉज हाईली इंटेलिजेंट, और उनका कंसंट्रेशन तो इतना पावरफुल था, वो आगे की बात बताते कि इंडिपेंडेंस के आसपास, या शायद इंडिपेंडेंस मिल गया था, वो खूब पढ़ते थे। एक बार है ना, किताब पढ़ रहे थे अपने कमरे में, तो कि उनका जानकार आया, उनको लगा कि इनके पैर छू, तो उनके पैर छूने लगा। तो उन्होंने बोला, टॉमी मुझे परेशान मत करो। टॉमी उनका कुत्ता था। तो वहां से वहां तक वो व्यक्ति आया, उनको मालूम नहीं कि मेरे कमरे में कोई एंटर हुआ है। दैट मच एब्सॉर्प्शन हियर। एंड आई थिंक हिज दैट पॉइंट वाज कि सब एजुकेशन वाज ग्रेट, बड़ौदा में उनको जॉब भी मिल गई, परंतु जब पता चला कि भाई इसकी कौम ऐसी है, तो बोला अभी के अभी सब उठाओ यहां से, नहीं तो फेंक देंगे हम लोग। तब ये सोचा होगा कि आई नीड टू फाइट फॉर माई कम्युनिटी, एंड नो समथिंग हैपन, और फिर तो आगे काम जानते हैं। अभी अपने हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं न भी हो, स्टिल हम सबको सुप्रा कॉन्शियस को एक्टिवेट करना है। वी वांट क्वांटम जंप, क्वांटम हीलिंग। तो क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। बल हर बार नहीं होता है, परंतु आप ट्राई करते जाओ तो एक बार ये स्टेज जरूर आएगी कि जब आप पूरी सुध बुद्ध को खो देते हो। तो एक तो वह प्रोसेस करना है। बहुत कुछ मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अच्छे से उसको उससे पहले कुछ चीजें जो जरूरी है। एक सिंपल तो ये है, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। अनलेस यू हैव अ सेल्फ एस्टीम, आप मेडिटेशन भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। फिर सेकंड पार्ट है, आपको भी यहां लगा भी होगा कि हम तो मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, ये क्यों आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं? परंतु जो विस्डम है दैट हेल्प्स अ लॉट टू अचीव कॉन्सेंट्रेशन। सवेरे भी मुझे पूछा था ना कि मन एकाग्र नहीं होता है, तो बिकॉज दिस आर स्पिरिचुअल थॉट्स, तो एकाग्र होना इजी हो जाता है। तो हर बार यही गोल रखो। देखो एक चीज अभी अच्छे से ध्यान से सुनना, सब सुन रहे हैं कि सो रहे?
जो नहीं बोल रहे वो सो रहे। देखो क्या करना है, ध्यान से सुनना। हम सबको क्या लगता है, आई एम समबडी, नो आई एम प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी या समथिंग एल्स, आई एम डॉक्टर सो एंड सो। तो अभी हमें ये करना है, फ्रॉम समबडी गो टू नोबडी। आई एम नोबडी, वो स्टेट बननी चाहिए, फिर सब कुछ मिलेगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, वो जो मिलेगा इसी स्टेट में मिलने वाला है। सो पहला क्या है, याद रखना है, फ्रॉम समबडी टू नोबडी। हाँ, फिर दूसरा है हाँ, कि भी सम टाइम ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो इस स्टेट में आओ नो टाइम। और एक बार विचार आता है समवेयर, देन नो कम टू नो वेयर। मैं आपको अभी मेडिटेशन कराऊंगा। इफ यू कम टू दैट स्टेज यू विल फाइंड सचमुच स्टेट आ जाती है, व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, एब्सोल्युटली इन अ स्टेट ऑफ फ्लो। ना चाइनीज मेडिसिन में शब्द का यूज हुआ है कि टू बी इन दैट स्टेट ऑफ फ्लो, तब भी वो सुप्रा कॉन्शियस को एक्टिवेट करना इजी हो जाएगा आपको। और फिर मेडिटेशन से आप सुप्रा कॉन्शियस को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन जब आपको पहला थॉट आता है तो आप सुप्रा कॉन्शियस से कनेक्शन टूट जाता है। जैसे आप मुझे फोन करो, हेलो हेलो गिरीश पटेल, डिस्कनेक्टेड, तो बस उतना ही सुनाई दिया। तो ऐसे सुप्रा कॉन्शियस एक थॉट को ही कैच कर सकता है, क्योंकि दूसरा थॉट आएगा तो यू केम आउटसाइड। वो जो फील थी कि अपने सुध-बुध को खो दिए थे, नो यू आर नोबडी, यू आर नोवेयर, वो जो स्टेट है टोटल एब्सॉर्प्शन की, तो खत्म हो गई। तो दैट वन थॉट इज इंपॉर्टेंट। क्वांटम हीलिंग करना है तो ये एक थॉट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कह सकते हैं सुप्रीम स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट होता है ना, ऐसे ही अपने जीवन का एक सुप्रीम स्टेटमेंट बना दो कि वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया ना, उसमें सब होना चाहिए। एक चीज सिर्फ नहीं। सपोज आप कहो कि मुझे 200 बेडेड हॉस्पिटल बनानी है ना, तो 200 बेडेड हॉस्पिटल तो बन जाएगी, परंतु आपको हार्ट अटैक आ गया तो आज कहीं आपने देखे ना, सुपर रिच भी 62, 64 इयर्स में मर गए, तो क्या फायदा ना, दे वर सुपर रिच। इन फैक्ट उनको तो जो चाहिए वो अवेलेबल था, लेकिन 60-65 में तो चले गए। सो हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, इवन नॉट ओनली हेल्थ, इवन नो पीस ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट। सपोज कि भी आपने हॉस्पिटल बना दी, हेल्दी बन गए, लेकिन आपका बेटा ड्रग एडिक्ट बन गया तो नो, वन ऑफ माय फ्रेंड मैरिज के समय उसने बोला मुझे डॉक्टर से शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हम दोनों बिजी होंगे अपने अपने में, फिर बच्चों की संभाल कौन करेगा? तो ही सेड आई विल मैरी अ नॉन मेडिकल पर्सन। मे बी समवेयर व्हाटएवर देयर कैन बी अ कंट्रोवर्सी, परंतु उनका अपना ये सोच था कि बे चलो पैसा कमा के मैं आऊंगा, लेकिन घर की भी संभाल ठीक से होनी चाहिए। तो ऐसे ये सुप्रीम स्टेटमेंट में सब कुछ हो, हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, एज वेल एज व्हाट यू वांट टू अचीव। इट कैन बी समथिंग लाइक आई एम बिकमिंग holistically healthy, totally peaceful and achieving this whatever। वो सचमुच एक स्टेटमेंट बना दो, लिखना जरूरी है। ये एल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई, उसमें ये कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट जनरल थिंग। उन्होंने जो भी एल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, है ना, फॉरेन में क्या होता है, सालों साल रिसर्च चलती है, इवन लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वो जो स्टडी है वो कंटिन्यू होती है। तो उसमें फाइंड आउट किया
कि जो वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सफल हुए, है ना, उनमें से जिन्होंने अपना गोल लिखा था, they were almost 76% और समथिंग। जो गोल नहीं लिखा था वो थोड़े ही लोग थे, मे बी 7-8%। तो कहा कि आप जब लिखते हो तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, और फिर उसको बार बार याद भी करना, अलग अलग जगह पे लगा दो ताकि बार बार वो अंदर आए, एंड इट कैन ऑटोमेटिकली हैपन। नॉट ओनली हेल्थ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, है ना। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं। नाउ नो मेडिटेशन पार्ट, हम ज्यादा आज मेडिटेशन करना चाहते हैं ना। वी विल डू रियली अ क्वांटम हीलिंग। हाँ, सबको करना है, एक ही व्यक्ति को करना है, दूसरों को नहीं करना है ना। इट्स अ पावरफुल थिंग, एटलीस्ट हाँ तो बोलना पड़ेगा ना। ओके, अभी मेडिटेशन का जब प्रोसेस होता है ना, तो डाउट कई बार आता है कि भी आत्मा को किसने देखा है। आई हैव स्टडीड, जो मैंने सवेरे बोला भी, सिंस सेकेंड MBBS उसके पीछे ही लगा था मैं। एंड आज अगर कोई मुझे पूछे तो मैं ये कह सकता हूं, स्टिल वी डोंट हैव अ कंक्लूसिव प्रूफ। बहुत सारी चीजें हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज ऑफ रीइंकार्नेशन, ब्रेन स्टडीज, मेनी थिंग्स विच कैन ब्रिंग अस क्लोजर। लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ आएगा एक दिन, शायद जो भी हो, कि जिस दिन हम ब्रेन ट्रांसप्लांट करेंगे, है ना, मेरा ब्रेन आप में लगा दो और अगर आप मेरी तरह सोचने लगो, सब कुछ आ जाए, देन देयर इज नो सोल। सपोज नो कि भी आई एम ऑलमोस्ट डेड और उनको जरूरत है, जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं ना, हार्ट ऐसे ब्रेन भी ट्रांसप्लांट हो जाएगा एक दिन, आई तब कंक्लूसिव चीज सामने आएगी। जो परमात्मा के बारे में भी कहते हैं कि देयर शुड बी समथिंग, और आत्मा का भी, चलो ये जब भी होगा, स्टिल नो देयर कैन बी डिबेट। ये बात एक साइंस की समझने की है कि आपने ये तो सुना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, लेकिन अभी तो बहुत सारे छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल, इसको बोलते हैं क्वार्क, अप डाउन, क्या क्या है मैंने भी सुना नहीं। डिफरेंट डिफरेंट ऐसे है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इसमें विशेष बात यह है कि वो दिखाई नहीं देते, नोबडी हैज सीन देम। तो आप बोलेंगे कैसे पता चला? तो जो सारा थियोरेटिकल फिजिक्स की माथापच्ची है, उसमें इन्फरेंस हुआ कि ऐसा कोई पार्टिकल होना चाहिए, उसको उन्होंने नाम दिया। सो नो दिस सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रिनोज यू माइट हैव हर्ड। आपको कोई बोले कि मेरे में से 1000 न्यूट्रिनो आपके अंदर प्रवेश कर रहे, तो क्या करेंगे? उसको थप्पड़ मारेंगे शायद कि क्या बोल रहा है, बट इट्स अ रियलिटी। अभी भी thousands of neutrinos are passing through you। तो इनको देखा नहीं गया है, it is inference। the same way about God also। well, परमात्मा को हम देख नहीं सकते, परंतु उससे फायदे बहुत सारे हैं, एंड वी आर डूइंग हियर इन ब्रह्मा कुमारीज, वी आर डूइंग इन अ पॉजिटिव वे। अंधश्रद्धा तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं कि शिव बाबा को मानो आपका कल्याण हो जाएगा। बाबा ने बोला मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, आपको ही अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। कई लोग ये भी पूछते हैं ना कि व्हाई बैड थिंग हैपन्स टू गुड पीपल एंड गुड थिंग हैपन्स टू बैड पीपल। क्या भगवान चलाता है? भगवान चलाता नहीं है। श्री अरविंदो तो नहीं पोएटिक थे, उन्होंने ऐसा लिखा है, आपको समझ में नहीं आएगा। उन्होंने मतलब ये तो हंसी में बोला है। श्री अरविंदो ने कहीं लिखा है कि परमात्मा ने सारे नियम बनाए और फिर वो सो गया। या तो आज की भाषा में हम यह कहेंगे कि सारा यूनिवर्स ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। उसके जो नियम हैं
उसके जो प्रिंसिपल से जो भी उसको प्रोग्राम दिया गया है वो कर रहा है. सो गॉड कैन गिव अस एनर्जी. परमात्मा है, वो हमें शांति दे सकते, शक्ति दे सकते, इवन इंस्पिरेशन दे सकते. आई कैन गिव यू मेनी एग्जाम्पल्स कि वो इंस्पिरेशन हुआ कि इसको जाके मिलो, ये काम हो जाएगा, और 1 सेकंड में वो काम हो गया. हाँ, अभी तो टाइम नहीं है तो सारे उदाहरण नहीं देता हूं. नाउ लेट अस नो प्रैक्टिस, क्योंकि मैं आपको कोई कुछ अनुभव करा पाऊं तो आप सब मानेंगे. और एक नहीं, पावरफुल प्रैक्टिस है जिसको हम तो कहते हैं साइकिक सर्जरी. सचमुच हो गया. सब तैयार है? तो थोड़े ही लोग हैं. चलो एक बार खड़े हो जाओ वापस. वो कल भी बोला था ना, दिस इज जस्ट अ वे, यू कैन डू एनीथिंग. लेकिन ऐसे थके थके आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी. देयर इज अ जैकब्सन्स मेथड कि जिसमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, मे बी अराउंड 5-7 seconds, एंड देन यू रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. तो उसका अच्छा तरीका है सिंपल कि दौड़ने का, दौड़ो. देन डू एनीथिंग यू लाइक. यस, या बाजू वाले को लात नहीं मारना. या ओके, सिट डाउन. ये सिंपल विजुअलाइजेशन है. या कीप योर बैक स्ट्रेट. हाँ, दोनों पैरों को जमीन पे थोड़ी दूरी पर रखिए, हाथों को ऐसे मोड़ लीजिए. हाँ, बैक स्ट्रेट हो. हाँ, कंधे को भी रिलैक्स कर दो. हाँ, सॉफ्टली क्लोज योर आईज. Just become aware about the sensations. After this running, जो भी सेंसेशन हुए हैं उन्हें फील करो. जस्ट फील those sensations. As you feel those sensations, those muscles are relaxing. अब एक धीरा और गहरा सांस लीजिए और धीरे से लंबा सांस छोड़िए. Now breathe normally and just feel that sensation of breathing. You are breathing in and breathing out. Just feel the sensation. Nothing good or bad. बस just आप उसको वॉच कर रहे हैं, जैसा भी है. जैसे ही आप सांस की गति को वॉच करते हो, विचारों की गति भी शांत होने लगती है. अब अपने विचारों को देखिए कि क्या विचार आ रहे हैं. जैसे ही आप देखते हैं कि दूसरा विचार कहाँ से आता है, कोई विचार नहीं आता. अब हम मन को मोड़ सकते हैं. ये सोचिए, सारा शरीर एकदम हल्का हो रहा है. पूरा शरीर, एक एक पार्ट एकदम हल्के हो रहे हैं, रुई के जैसे हल्के हो रहे हैं. Now you are able to float, जैसे कि आप हवा में फ्लोट कर रहे हैं.
हवा में फ्लोट कर रहे हैं। अब उड़ते उड़ते आप हिमालय की ओर जा रहे हैं। सचमुच सोचो, मैं एकदम हल्का हो गया और उड़ते उड़ते मैं हिमालय की ओर जा रहा हूँ। बहुत आनंद आता है। आई एम लाइक एन एंजल जस्ट फ्लाइंग, कीप ऑन फ्लाइंग। अब उड़ते उड़ते आप हिमालय के बेस में पहुंच गए हैं। वहां के वातावरण का पूरा आनंद लेते हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। आप देखते हैं कि दूर से एक श्वेत वस्त्रधारी संत आपके नजदीक आ रहे हैं। जब आप वह नज़दीक आते हैं तो उनका ऑरा भी आपको प्रभावित करता है और आपको लगता है कि इनके द्वारा मेरी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। वो जैसे नज़दीक आते हैं, आप उनको प्रणाम करते हो। उनका वरद हस्त आपके सर पर है और अणु अणु में वो वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। ये संत आपको एक प्रसाद खाने के लिए भी देते हैं। वह प्रसाद भी आप खाते तो आपको और अच्छा लगता है। फिर आप अपनी सभी समस्याएं उनको बताते हो। आपके सामने जो भी उलझने हैं, जो भी समस्याएं हैं, आप उनको बताते हो और पूछते हो कि इसका समाधान क्या है। वो संत कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे आओ। आप उनके पीछे पीछे जाते हो। जैसे जैसे आप पीछे पीछे जाते हो, आपका उमंग उत्साह और बढ़ रहा है। फिर वह एक गुफा में अंदर जाते, आप भी उनके पीछे जाते हो। जैसे जैसे गुफा में अंदर जाते हैं, आप भी अपने अंतर मन की गहराई में जा रहे हो, एकदम डिटैच हो रहे हो, टाइम और स्पेस से परे जा रहे हो। एकदम जब गुफा में अंदर जाते हो तो ऐसा ही एक बड़ा सा हॉल है। उसमें एक कुर्सी सजाई हुई है। वसंत आपको कहते हैं कि आप एक कुर्सी पे बैठिए। जैसे ही आप बैठते हैं, आप और रिलैक्स हो जाते हो। तो कुर्सी पर बैठ करके आप और रिलैक्स हो रहे हो। फिर आप देखते हो कि आपके राइट साइड में ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनको आपने दुख दिया है। आपने उनके साथ कोई ना कोई बुरा व्यवहार किया है। तो वह संत आपको बताते हैं कि इनसे आप माफ़ी मांग लो। आप माफ़ी मांग लेंगे तो आप इससे मुक्त हो जाएंगे। तो आप उन सब से माफ़ी मांग लेते हो। वह सभी भी आपको माफ़ कर देते, अपने गले लगाते हैं। तो आप एकदम हल्के हो जाते कि सारा बोझ समाप्त हो गया। सभी ने आपको माफ कर दिया है। लगता है जैसे कि शरीर में ऊर्जा का संचार हो गया। फिर आप देखते हो लेफ्ट साइड में ऐसे लोग बैठे हैं कि जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, जिन्होंने आपका विश्वासघात किया है, जिन्होंने आपको दुख दिया है। तो
तो ये संत कहते हैं कि इन सब को पूरी तरह से माफ कर दो। तो आप कहते हैं नहीं नहीं, मैं माफ नहीं कर सकता, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। परंतु संत बताते हैं कि उन्होंने जरूर आपके साथ बहुत बुरा किया है, परंतु जो उसका प्रभाव आप पे पड़ रहा है, उससे मुक्त होकर के आपको जीवन में बहुत बड़ी चीज को हासिल करना है। तो यही एक रास्ता है, उसी से आप उसके प्रभाव से मुक्त होकर के आगे बढ़ते जाएंगे। अन्यथा यह रस्सियां हमेशा तुमको खींचती रहेगी। अब आपके समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी हुआ, परंतु जब मैं माफ करता हूं तब ही मेरे में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो इसलिए बिना कोई शर्त के आप इन सब को माफ कर देते हैं। आप सोचते हैं कि बस मुझे तो मेरा विकास चाहिए, मुझे तो शांति चाहिए, उसमें बाधा रूप होने वाली सब चीजों को मैं समाप्त कर सकता हूं। तो हम उन सब को बिना कोई शर्त के पूरी तरह से माफ कर देते हो। और अब जब कुर्सी पे आते हो तो एक अनोखी लाइटनेस है, एक अनोखा आनंद है, एक अवर्णीय अनडिस्क्राइबेबल रिलैक्सेशन को आप फील कर रहे हो। वेरी डीप, यू आर फीलिंग सो लाइट, यू आर फीलिंग सो पीसफुल। अब जब आप सामने देखते हो तो एक दिव्य ज्योति सामने से निकल करके आपके नजदीक आ रही है। जो दिव्य प्रकाश एक लेजर बीम की तरह आपके नजदीक आता है, वो आत्मा को शुद्ध कर देता है। और जैसे ही आत्मा शुद्ध और पवित्र होती है तो वह किरणें रोम रोम में फैल रही है। वह आपके शरीर के प्रत्येक अंग को हेल्दी बना देती है। सेल के प्रत्येक कोशिका को हेल्दी, प्रत्येक टिश्यू को हेल्दी बना देती है। Really feel like a laser beam, it is penetrating in deep parts of your whole body. एकदम लगता है कि मैं शुद्ध हो गया, मेरी सभी कर्मेंद्रियां पूरी तरह से हेल्दी होकर के काम करने लगी है। Create a powerful picture that how that those organs are becoming healthy, and you are achieving your final goals. You are getting absorbed in this stage. जब इसमें से बाहर आते हो तो देखते हो कि वह संत भी बहुत ही खुश है, क्योंकि आप भी बहुत खुश हो। फिर आप उनके पीछे पीछे बाहर आते हो, उनको वापस मिलने का वादा करके आप वापस उड़ते उड़ते अपने स्थान पर आ रहे हो। बहुत लाइटनेस की फीलिंग है।
कि बस मुझे सच्चा रास्ता मिल गया है। इस अभ्यास को करते करते मैं पूरी तरह से स्वस्थ, शांत बन जाऊंगा। आप उड़ते उड़ते वापस अपने स्थान पर आ गए हो। धीरे से आंखें खोलते हो। यू आर फीलिंग सो लाइट। यू आर फीलिंग सो पीसफुल। गेट ओरिएंटेड टू योर सराउंडिंग। देखो ऐसे हाथ करो, सवेरे भी कराया था ना एक्सरसाइज में। हाँ, और ऊर्जा को अपने अंदर भरो और देन नो सेंड इट टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। तो ये एक छोटा सा अभ्यास था। हाँ, कैसा लगा? माफी मांगी कि नहीं मांगी? माफी किसने किसने मांगी? चलो मैं ताली बजाता हूँ। चलो, माफ किसने किसने किया? माफ करना अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। माफ ज्यादा लोगों ने किया, बहुत। तो माफी मांगना तो वो सच्चे ईगो नहीं रखने का। मैं आपको कई उदाहरण बना सकता जहां हमारी गलती थी नहीं तो सामने वाला भड़क गया तब ने उसकी माफी मांग ली, भैया चल तू खुश हो जा, है ना, वहां प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नहीं तो नहीं होता ना। लॉजिकली इट वाज रॉन्ग। बोले नहीं रॉन्ग है, मेरे को तो लड़ना है, तो फालतू हम फंसते उसमें। तो माफी मांगना भी छोटी सी प्रैक्टिस है, बहुत ही इजी है। अच्छा लगा ना? और YouTube में है, आपको सब चाहिए तो बहुत इजी है। खाली मेरा नाम याद रखो, आपको पूरा मिलेगा। देन यू कैन टाइप डिफरेंट नेम्स लाइक माइंड बॉडी मेडिसिन, सुप्रा कॉन्शियस, क्वांटम हीलिंग, बहुत सारी वीडियोज है, वह आ जाएंगे। ठीक है ना? ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब का बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कर्तव्यवली से भाई साहब का धन्यवाद प्रकट करेंगे हम। अभी बनारसी भाई साहब हमारे चेयरपर्सन्स का और भाई साहब का शॉल पहनाकर धन्यवाद प्रकट करेंगे। आदरणीय भाई साहब। स्वार्थ दिया इन्होंने। स्वार्थ, ओके, थैंक यू।